बोर्ड्स के लगभग एंड में पता चला था कि आईआईटी जैसा कुछ चीज़ होता है, तो फिर उसी के हिसाब से मैथ्स तो मेरा भी लेना ही था, तो कोचिंग फिर ज्वाइन किया और फिर धीरे धीरे फिर अच्छे से पढ़ना स्टार्ट हो गया था। तो दोनों फ्रेंड कब से हो? स्टार्टिंग से लाइक स्टार्टिंग बोले तो मतलब कब? पहले ही दिन मैथ्स वाली क्लास में दोनों का सेम सीट। अच्छा, मतलब 11th से? हाँ 11th से आप जो बच्चा अभी 11th में है और मान लीजिए कि 11th में गया, और कई बार क्या होता है कि समझ में आए इससे पहले ही 5-6 चैप्टर निकल जाता है। हम पढ़ने में अच्छे हैं, हम मेहनत करना चाहते हैं, बट चूंकि अब 5-6 चैप्टर निकल गया है, फिजिक्स का, मैथ का या फिर केमिस्ट्री का, तो अब ये समझ में नहीं आता है कि पीछे जो छूटा उसको कैसे मैनेज करें, अभी कुछ आगे जो बचा हुआ है उसको कैसे करें। तो 11th ना बहुत कंफ्यूजन बीतने लगता है। और 11th आपके हिसाब से कितना इंपॉर्टेंट है अगर 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, आईटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें? 11th लगभग इक्वली इंपॉर्टेंट ही है, मतलब 45% और 55% ऐसा कुछ रेशियो रहता होगा एग्जाम्स में। तो अगर बैकलॉग रह जाए तो मेरे हिसाब से तो प्रायोरिटी, मतलब जो चैप्टर चल रहा है उसको ऐसे ही करते रहना चाहिए, और फ्री टाइम में प्रायोरिटी वाइज जो छूट चुका है उसको मतलब कंप्लीट तो सब करना है, पर प्रायोरिटी वाइज कर लेना चाहिए। दिक्कत तो हुई होगी। हेलो चैंपियंस, आज जैसा कि मैं हमेशा कोई एक नए चैंपियन के साथ आपसे मिलता हूं, और पिछली बार जैसे मैं मिला था लिटिल भाटिया के साथ आपके लिए, तो आज भी हमारे साथ दो जबरदस्त चैंपियंस हैं। और भाई छोटी मोटी बात नहीं है, करंट ईयर में आईटी क्रैक करने वाले दो चैंपियंस, दोनों का कोइंसिडेंटली नाम हर्ष ही है और दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं एक दूसरे के। तो इन दोनों ने कहा कि सर साथ में ही सर पॉडकास्ट बनाएंगे, तो आज आपके साथ इन दोनों को लाया हूं, हर्ष जो आईटी बीएचयू में है और हर्ष जो आईटी जोधपुर में है। तो दोनों से हम लोग बातें करेंगे, आज जानेंगे कि इन्होंने कैसे ये प्रिपरेशन किया और पूरी जर्नी कैसी रही, उसको शॉर्ट करते हुए जो निचोड़ बात कर सकते हैं वो जरूर करूंगा। तो सबसे पहले हर्ष कुमार या हर्ष राज, क्या है? राज। ये हर्ष राज है। हाँ राज। और आप? हर्ष राज। हे भगवान, दोनों हर्ष राज ही है। कैसे डिफरेंशिएट करूं यार, आईटी बीएचयू आईटी जोधपुर से, है ना? तो सबसे पहले मैं आईटी बीएचयू के हर्ष राज से बात करता हूँ। तो ऐसे हाथ उठा दो यार, हाँ मैं हर्ष राज आईटी बीएचयू, हाय कर दो भाई, जूनियर्स को हाय कर दो। हाय। चलो तो इज्जत बढ़ी? यस सर। कितनी बढ़ी? मतलब पहले तो ऐसे नॉर्मली रहते थे, लेकिन फिर जब सिलेक्शन हुआ तो फैमिली में थोड़ा दिखता है कि हाँ। मतलब पहले क्या था, लाइक पहले नीच समझते थे सब लोग? नहीं, पहले मतलब थोड़ा एक्सपेक्टेशन बढ़ भी गया है सबका कि मतलब गया है तो वहां भी जाके और अच्छा करेगा, फिर ऐसे। और पहले से कुछ जैसे, तो जैसे कि 11th में बच्चा आया, एक नॉर्मल सवाल हो ना, 11th में बच्चा आया, अभी घर वालों को लगता है कि चलो क्या करेगा, तो अभी उस समय उतनी, लेकिन अचानक से करंट ईयर भाई आईटी निकल गया, करंट ईयर में बिना कोई ड्रॉप लिए, तो इजाफा रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में कैसा माहौल, कैसा है? से थोड़ा पहले से ज्यादा रिस्पेक्ट दिखता है। अच्छा, कितना उदास हो पहले? अबे तो खुशी की बात है। वैसे आपको बता दूं ये ऐसा ही है, इसकी ज्यादा मतलब एक्साइटमेंट वाली बात है, नॉर्मल बढ़ी। यस सर। सर आप बताइए सर आपके बारे में। स्टार्टिंग में मतलब एग्जाम के पहले उनको लगता था होगा या नहीं, फिर हो गया तो रिस्पेक्ट तो बड़ी। हाँ तो मतलब पहले क्या होता था, गिलास पानी खुद से लेना पड़ता था, अब क्या रिश्तेदार आके पिलाते हैं? नहीं, अभी भी मतलब फिर क्या बढ़ा? मतलब पापा मम्मी इधर उधर बताते हैं कि आईआईटी में पढ़ता है, तो उनको लगता है थोड़ा कि हाँ मतलब आईआईटी में पढ़ता है। घर वाले सीरियसली ले रहे हैं? हाँ। पहले नहीं लेते होंगे? पहले उतना नहीं लेते थे, पर उससे ज्यादा ले रहे अभी। ले रहे हैं। हाँ। पॉकेट मनी बढ़ी या उसमें सब कुछ खास इजाफा नहीं हुआ? पॉकेट मनी बढ़ी है? बढ़ी है मेरी भी। चलो, मतलब एक ही होता है आईटी भाई, बहुत बड़ी चीज होती है। जेई एडवांस क्रैक करना, आप आईटी क्रैक करते हो एंड आईटी बीएचयू आईटी जोधपुर जाते हो, तो इज्जत तो बढ़ेगी, पॉकेट मनी बढ़ेगी, और बाद में 4 साल बाद तो सैलरी भी बढ़ेगी, कहानी अलग ही लेवल पे जाएगी। तो खैर ये तो ठीक है भाई हर्ष, लेकिन ना सबसे बड़ी चीज ये है कि जितने भी आपके जूनियर्स हैं जो भी पढ़ रहे हैं 11th में 12th में, या जिन्होंने ड्रॉप लेकर रखा है, जो आपके मेट्स होंगे शायद जो ड्रॉप लेके जो पढ़ रहे हैं, तो 2024 में इन्होंने निकाला है, तो ऑब्वियसली इस साल जो 2025 के लिए कर रहे हैं तो इनके मेट्स ही हुए, क्लासमेट्स ही हुए। तो उन लोगों के लिए आज ये पॉडकास्ट है कि आप कैसे प्रिपरेशन आपने किया, उनको आपसे क्या सीखनी चाहिए। तो आर यू रेडी? मतलब मैं सवाल पूछ सकता हूँ, कभी कभी थोड़ा बहुत बाउंसर वगैरह भी जाएगा तो डक कर लेना अगर लगे तो। आप कोई भी सवाल का जवाब अपनी पूरी स्वेच्छा से दे सकते हैं,
अगर किसी सवाल का जवाब नहीं देने की इच्छा है तो आप कह सकते हैं सर कि सर कुछ और पूछ लीजिए सर। अब ऑब्वियसली मैं तुम्हारी पत्नी के बारे में नहीं पूछूंगा जो अभी आई ही नहीं है लाइफ में, तो देख लो भाई जो करना क्लियर बात। तो सबसे पहले किससे शुरू करें? आपसे शुरू करते हैं, छोटा वाला हर्ष लंबाई में। क्रिकेट के शौकीन लगते हो तुम यार। हाँ, है? हाँ। कौन है तुम्हारा फेवरेट? विराट कोहली। नीच आदमी, धोनी नहीं है? चल यार, तुम्हारा कौन है फेवरेट? विराट कोहली। क्या यार, मतलब यूनिवर्सल प्लेयर धोनी है, समझे? ऐसे मत बात करो, पनिशमेंट दे दूंगा 5 बार लिखने के लिए। बाय द वे 5 बार से याद आया, तो मतलब सब लोग ना त्रस्त रहते हैं मेरे स्टूडेंट के, सर ना। अच्छा एक चीज क्लियर करते हैं भाई, तुम लोग भी क्लियर करो सबूत। मैं होमवर्क ज्यादा देता हूँ कि पनिशमेंट? दोनों, मतलब होमवर्क नहीं करने पे ही पनिशमेंट देते। एग्जैक्टली, होमवर्क नहीं करने पर पनिशमेंट देता हूँ। मतलब अगर मैंने 50 सवाल दिया और आपने नहीं बनाया तो मैं क्या कहता हूँ? पनिशमेंट 5 बार। 5 बार से। अच्छा चलिए वो बात छोड़िए, क्या आपने कभी 3 बार 5 बार लिखा है? हाँ हाँ लिखा है? हाँ। तो मतलब सब लोगों को ये जानना होता है सर इससे क्या फायदा है। तो 2 बच्चे आईटी पहुंच चुके हैं, जरा इनसे जान लेते हैं। सर आप बताइए कि ऑर्गेनिक में तो बहुत फायदा होता है क्योंकि उससे रिएक्शन याद हो जाते हैं, मैकेनिज्म भी थोड़े बहुत, और फिजिकल में प्रैक्टिस हो जाता है। फिर इनऑर्गेनिक में तो उतना कुछ खास मिला नहीं था, और दिया भी नहीं होगा मैंने। हाँ। मैं देता हूँ ऑर्गेनिक फिजिकल का ज्यादा। हाँ, तो ऑर्गेनिक में तो बहुत फायदा हुआ था, रिएक्शन याद हो गया था, और वो प्रोजेक्ट से भी। प्रोजेक्ट भी किया था, प्रोजेक्ट वाला जो काम किया था प्रोजेक्ट में। हाँ। 4 फाइल बने थे ना, इसने भी कॉफी मग जीता था, इसने स्किप कर दिया था, कोई बात नहीं। तो 5 बार या 3 बार जितनी बार भी आपने लिखा, तो क्या ये फ्रूटफुल हुआ किसी भी तरह से, या फिर लगा कि सर दिन काट लिए बैठ के? नो सर, फायदा हुआ, सब वो याद हो जाता है, फिर रिवीजन भी हो जाता है उससे। मतलब याद आ जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा कुछ था, तो वहाँ एग्जाम में फायदा होता है आंसर मार्क करने के समय। चलो मतलब ठीक है ना, मतलब दे सकते हैं, मैं कर सकता हूँ ये कंटिन्यू? यस। हाँ देखो देखो भाई, बोल दिया, मैं तो करूंगा, सही है। खैर अभी आईटी बीएचयू पहुंच गए हैं, प्रोसेस कैसे रहा मैं उस पर बात करूंगा, किस तरह से पढ़ाई हुई। बट सबसे पहले तो माहौल, तो कैसा है माहौल आईटी बीएचयू, कैसा लगा आईटी बीएचयू? बहुत सही है, अच्छा है। मतलब लगता है कि अब पहले से काफी चेंज हुआ है। पहले होता था मतलब दिन भर पढ़ पढ़ के आओ, फिर वहां जाके लगता है कि हाँ मतलब इतना कुछ करके आए हैं, तो थोड़ा वहां पर चिल मिलता है कि अब कुछ। कैंपस वगैरह सब कैसा है? बहुत सही है, लोग वगैरह सब अच्छे हैं? हाँ सब सही है है वहाँ, ना? रिस्ट्रिक्शन भी बहुत ज्यादा नहीं है कुछ। जैसे मैं क्लास में बोलता था कि यार ये कुछ लाइफ नहीं है, लाइफ जो है वो आईआईटी में है। वैसे तो अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर ही हुआ है वहां पे, फिर भी कहते हैं ना मॉर्निंग सोज द डेज। तो कैसा लगता है कि सर सही बोल रहे थे कि आईआईटी जाओगे तो लाइफ का एक नया अध्याय लिखा जाएगा, कुछ है ऐसा? यस सर, सही बोल रहा था? हाँ। सर आप आईटी जोधपुर के बारे में बताइए सर। वही पीयर ग्रुप बहुत अच्छा रहता है, बगल वाले रूम में कोई कुछ कर रहा होता है, फिर इधर कोई कुछ, तो वो नए नए चीज सीखने मिलता है। फिर अलग अलग रीजन से भी आ रहे होते हैं तो कल्चर पता चलता है, वो बहुत अच्छा है। एटमॉस्फेयर पूरा एकदम चेंज रहता है, पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। हाँ, कुछ लैंग्वेज अलग अलग बोलता है तो कभी कभी सुन के हंसी वगैरह भी आता है, वो सब भी होता है। तुम्हें भी चिढ़ाते होंगे बिहारी बोल के? नहीं वो नहीं, जैसे जो साउथ के रहते हैं वो अब मतलब साउथ के ग्रुप में बात करते हैं तो अलग लैंग्वेज हो जाता है बहुत ज्यादा। ये बिहारी जैसे मैंने बोला अक्सर होता है कॉलेज में, तो तुम तो बीएचयू में हो, तो आई डोंट थिंक कि उतना कुछ, क्योंकि यूपी बिहार पर जोधपुर राजस्थान एरिया हो गया। तो क्या ऐसा कुछ है कि वहाँ पे आपको दिक्कत हुई है? नहीं होता है। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। मानते हैं कि बिहारी लोग पढ़ने में अच्छे होते हैं? हाँ। इज्जत है बनी हुई है? हाँ। चलो भाई ये तो अच्छी बात है। वो कभी कभी दोस्त लोग में ऐसे ही मजाक हो जाता है, पर उतना तो चलता है। ऑब्वियसली वो तो चलेगा ही, उसका कोई इशू नहीं, वो तो चलेगा। तो मतलब जोधपुर की अगर हम लोग बात करें तो कल्चरल एक्टिविटीज, फेस्ट वगैरह सब जैसे कॉलेज में होता है, तो फ्रेशर्स पार्टी या कुछ भी ऐसा कुछ होता है वहाँ पे? हाँ हुआ था, फेस्ट भी हो चुका है एक स्पोर्ट्स का, और एक सेकेंड सेमेस्टर में जाते के साथ टेक फेस्ट होगा। सुनो। हाँ। और उसमें मतलब प्रो नाइट वगैरह भी होता है फेस्ट में। और लाइक अभी कॉन्वोकेशन हुआ था तो उसमें इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट आए थे। क्या बात कर रहे हैं आप? पर हम लोग को जाना नहीं था, वो 5th ईयर जो मतलब मेरे 5th ईयर जो कॉन्वोकेशन में थे वही लोग बहुत ज्यादा थे, अपने पेरेंट्स लोग के साथ आए थे, तो उन्हीं लोग से भर चुका था पूरा। यहाँ पर 5th ईयर का मतलब वो 5th ईयर में कि 5वें साल वाला बैच जो है, जैसे कि कॉलेज में जिस ब्रांच को ऐड करते हैं उसके हिसाब से वो 5th ईयर का कोर्स तो 4 ही साल का होता है, ऐसा कुछ नहीं। बीएचयू का कैसा एटमॉस्फेयर है, कल्चरल एक्टिविटी, फेस्ट वगैरह सब? सर वहाँ भी फेस्ट होता है, कल्चरल फेस्ट तो अभी होने वाला भी है।
फरवरी में। कौन कौन आते हैं उसमें? कुछ बड़े लोग वगैरह, कुछ ऐसा सीन है या आ चुके हैं ऐसा कुछ? यस सर, कुछ कुछ लोग तो आए थे, जैसे HC वर्मा, फिर निर्मला सीतारमन, अरे बाप रे। ऐसे ही कोई कोई आते हैं। बॉलीवुड सेलिब्रिटी वगैरह कुछ, स्पोर्ट्समैन कुछ या नहीं, बॉलीवुड सेलिब्रिटी तो नहीं, लेकिन एक क्रिकेटर आए थे, वो वही स्पोर्ट्स वाले फेस्ट में। कौन? सर नाम नहीं याद है, लेकिन विराट कोहली नीचे से कुछ दिखता ही नहीं है क्या रे? सर वो मतलब उनका मैच नहीं देखा है ना। अच्छा, वो बहुत पुराने खिलाड़ी थे। हाँ, हाँ। ओके। कैफ तो नहीं आ गया था? मोहम्मद कैफ? नहीं। ज्ञानचंद पांडे? नहीं। और कोई नीचे आया होगा? तो आपके यहाँ कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी या स्पोर्ट्स पर्सन कुछ ऐसा? एक अभी टेडेक्स टाइप का हुआ था, तो उसमें वो सुहास यथिराज आए थे, जो पैरालंपिक मेडलिस्ट। हाँ, अच्छा, वो आए थे। वेरी गुड। मतलब आप ना एक बड़े जगह पे जाते हो तो कोई ना कोई ऐसी चीजें चलती रहती है, तो इसलिए माहौल बना रहता है ना? और पढ़ाई वगैरह कैसा है वहाँ का? मतलब क्या लगता है कि कितना बदल जाता है पढ़ाई जब आप 12th के बाद जाते हो कॉलेज में? तो BHU 12th से तो बहुत बदल जाता है। मतलब ये कंपटीशन वाला एग्जाम बहुत अलग होता है वहाँ। यहाँ पर ना मेरे थोड़ा सा रोकूंगा, यहाँ मेरे ये पूछने का अर्थ है कि जैसे 11th-12th में आपको ना टीचर हर बात बताते हैं, आप पूछते हो, अवेलेबल रहते हैं। जैसे मैं ही था तो एक एक बात को 4 बार दे रहे हैं। उसके कंपैरिजन में कॉलेज की पढ़ाई, खास करके IT की, कैसे बदल जाती है, ये बताइए। सर वहाँ वैसे टीचर उतने बहुत ज्यादा वो हेल्प नहीं करेंगे, हाथ पकड़ के कुछ काम भी नहीं करवाएंगे। ओके। वो अपना पढ़ाएंगे, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो फिर जाओ। वो उतना एंटरटेन नहीं करते। देख ले भाई, सुन ले, खुद में दम है तो टिक जाइए, हाँ, नहीं तो घर जाइए। हाँ। आप सब वो मानते भी है, मतलब कुछ कुछ चीज में खुद बोलते हैं, ये वाला जी, मतलब कुछ पढ़ के आए हो तो ये सब खुद संभाल लो। छोटा छोटा चीज बहुत बताते भी नहीं है, स्किप कर देते हैं। और आपका? सेम लगभग, मतलब लैंग्वेज बैरियर भी हो जाता है कभी कभी, तो एक्सेंट बैरियर, मतलब एक्सेंट कभी कभी खराब होता है। फिर ज्यादातर मतलब दोस्त लोग पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, कुछ नहीं समझ आए तो। और वो स्लाइड्स वगैरह शेयर करते हैं तो उससे थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाता है। और लाइब्रेरी में टाइम बिताना पड़ता है। हाँ। मतलब पढ़ना तो पड़ेगा भाई। हाँ। अब जैसे एक होता ना कि भाई IT गए हैं तो एकदम घुसा हुआ है, वो वाला मोड है या फिर नहीं चिल है सर? चिल है, मतलब स्टार्टिंग में भी थोड़ा ब्रांच चेंज का इसलिए है थोड़ा, पर बहुत लोग जो अच्छे ब्रांच में, वो लोग तो बोलते हैं हम तो अच्छे ब्रांच में तो उतना जरूरत भी नहीं है, तो वो लोग कुछ अलग अलग एक्टिविटी करते रहते हैं। ये ना अच्छे ब्रांच बुरे ब्रांच का बहुत झगड़ा चलते रहता है। अच्छा, मतलब ऊपर वाला ब्रांच? ऊपर क्या होता है, सब तो ऊपर ही है। हाँ ठीक है यार, थोड़ा सा लोअर ग्रेड अगर आपको मिलता है तो इसमें थोड़ा सा लगता है कि सब CS ही नहीं होता। ओके, इसको मैं देखो यार, सोसाइटी हर चीजों से चलती है। CS इज गुड, तो उतना ही इंपॉर्टेंट आपका मैकेनिकल भी हो जाता है, उतना ही इंपॉर्टेंट केमिकल भी हो जाता है, और सिविल का भी उतना ही प्रायोरिटी है। हर ब्रांच की अपनी भी खासियत है, तो उसको ऐसे नहीं ले सकते ऊपर वाला नीचे वाला। पर हाँ ठीक है यार, वो आप देखोगे चलता रहेगा। चलो अब थोड़ा सा कॉलेज से पहले पर आते हैं। तो ऑब्वियसली पढ़ाई जब स्टार्ट हुई, अभी मान लो आपने 10th पास किया, तो दिमाग में ये पहले से था कि IT निकालना है, या था कि नहीं पढ़ना शुरू किए ना सर तो तब एहसास हुआ कि चलो यार ये भी बढ़िया चीज है, तो थॉट आ गया कि नहीं कर लेते हैं? आपका क्या विचार है इसमें, IT BHU? सर 10th में ही कुछ पता लगा था कि ऐसा होता है, तब 10th से ही मन में आया था कि मैथ्स लेना है, वो तो डिसाइडेड था, तो PCM फिक्स था। अब फिर पता चला कि उसका JEE एग्जाम होता है, सबसे बड़ा एग्जाम, तो सोचे कि हाँ इसी को क्रैक करना तो है ही। हाँ। और आपका क्या था? वही बोर्ड्स के लगभग एंड में पता चला था कि IT जैसा कुछ चीज़ होता है, तो फिर उसी के हिसाब से मैथ्स तो मेरा भी लेना ही था, तो कोचिंग फिर ज्वाइन किया, और फिर धीरे धीरे फिर अच्छे से पढ़ना स्टार्ट हो गया था। तो दोनों फ्रेंड कब से हो? स्टार्टिंग से, लाइक स्टार्टिंग बोले तो मतलब कब? पहले ही दिन मैथ्स वाली क्लास में दोनों का सेम सीट। अच्छा, मतलब 11th से? हाँ, 11th से आप लोग। अच्छा। ओके, तो अब जैसे कि मान लीजिए आप 11th में गए, अब मैं ये सवाल जो मैं पूछने जा रहा हूँ, ये चीज ध्यान में रख के पूछ रहा हूँ कि जो बच्चा अभी 11th में है, और मान लीजिए कि 11th में गया, और कई बार क्या होता है कि समझ में आए इससे पहले ही 5-6 चैप्टर निकल जाता है। हम पढ़ने में अच्छे हैं, हम मेहनत करना चाहते हैं, बट चूंकि अब 5-6 चैप्टर निकल गया, फिजिक्स का, मैथ का या फिर केमिस्ट्री का, तो अब ये समझ में नहीं आता है कि पीछे जो छूटा उसको कैसे मैनेज करें, अभी कुछ आगे जो बचा हुआ है
उसको कैसे करें। तो 11th ना बहुत कंफ्यूजन में बीतने लगता है। और 11th आपके हिसाब से कितना इंपॉर्टेंट है अगर 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, आईटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें? तो पहले आईटी जोधपुर से जानना चाहेंगे। 11th लगभग इक्वली इंपॉर्टेंट ही है, मतलब 45% और 55% ऐसा कुछ रेशियो रहता होगा एग्जाम्स में। तो अगर बैकलॉग रह जाए तो मेरे हिसाब से तो प्रायोरिटी, मतलब जो चैप्टर चल रहा है उसको ऐसे ही करते रहना चाहिए, और फ्री टाइम में प्रायोरिटी वाइज जो छूट चुका है उसको मतलब कंप्लीट तो सब करना है पर प्रायोरिटी वाइज कर लेना चाहिए। इसको थोड़ा इलेबोरेट करते हैं। मान लीजिए एकदम एकदम झंडूबाम है कोई, ठीक है यार, बड़ी भाई भैया थोड़ा थोड़ा डिटेल में भैया। हाँ, तो आपने कैसे किया भैया? दिक्कत तो हुई होगी। मान लीजिए पूरा काइनेमेटिक्स चला गया, रोटेशनल मोशन वगैरह सब निकल गया। केमिस्ट्री में भी मान लीजिए पूरा स्टार्टिंग का स्टोशियोमेट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, उधर रिएक्शन मैकेनिज्म, ये सब निकल गया। ऐसे ही मैथ में भी निकल गया। तो अब मैं कैसे करूं भैया, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ये सब तो इम्पोर्टेंट चैप्टर तो करना तो पड़ेगा, मतलब बेसिक के लिए तो इम्पोर्टेंट है, और नहीं होगा तो फिर आगे भी दिक्कत होगा। आगे दिक्कत होगा। हाँ, इसके लिए मतलब अभी जो चल रहा है उसके अलावा कुछ टाइम अगर फ्री मिले तो उसमें मतलब कंप्लीट कैसे भी करके करना ही होगा। उसके लिए मतलब छोटा तो कोई मतलब कहीं से अगर कुछ रिसोर्स मिल जाए तो उससे कंप्लीट करे, या फिर बुक से खुद से पढ़ने का अगर होता है तो, और PYQ थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर ले रिसेंट ईयर्स का, उससे अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया। और आपका इसमें क्या कहना है? सब मेरा तो फिजिक्स में चीज हुआ ही था, पूरा अच्छा। सब चीज छूट चुका था। फिर मेरे को जिस भी टीचर का अच्छा लगा उनसे फॉलो किए, वो जो पढ़ा रहे थे वो। कहाँ पे, मतलब ऑनलाइन? ऑनलाइन। अच्छा, यूट्यूब पे। हाँ। ओके। फिर जो करंट चल रहा था वो फॉलो किए। फिर उसके बाद 11th के लास्ट से हम स्टार्ट किए थे, तो 11th का 2-3 चैप्टर फिर उनके साथ किए। फिर जो 11th 12th के बीच में हल्का गैप मिला था उसमें पीछे वाला, फिर भी बहुत चैप्टर छूटा हुआ था। 12th स्टार्ट हुआ, पूरा 12th किए उनके साथ ही, और जब जब टाइम मिलते गया 11th का भी देखते गए। और फिर बाकी रहा था जो, वो लास्ट में टाइम मिल जाता है, मतलब 12th के लास्ट में वो टीचर लोग ऐसे पढ़ाते हैं कि वो स्पेस मिल जाता है कि उसमें वो कवर कर सके। तो फिर उसमें 11th का जो शुरुआत वाला छूटा हुआ था वो कवर कर लिए। ये भी सही है। कितना घंटा पढ़ता था हर्ष आईटी जोधपुर के लिए? मतलब मैं इसलिए बार बार जोधपुर अब बीच बोल रहा था कि दोनों का नाम हर्ष ही है यार, तो थोड़ा क्लियर हो जाए। तो कितना घंटा पढ़ता था इंडिविजुअली अगर हर्ष को देखा जाए तो? क्लास तो नॉर्मली, उसके बाद होमवर्क के अलावा 3-4 मतलब ऐसे ही रिवीजन के लिए और PYQ के लिए। कितने घंटे की क्लासेस होती है आपकी? 6 घंटे की पर डे या फिर 4 घंटे? 4 या 2। स्कूल जाते थे? नहीं। अच्छा, नॉन अटेंडिंग था इनका। तो चलो ये एक भी हो गया। अच्छा, ये चलो इस पे ही लगे आप ये सवाल पूछते हैं, क्या स्कूल करना चाहिए अगर आप आईटी का सपना देख रहे हैं? अगर बहुत ज्यादा मेहनत कर सकते हैं तो कर सकते हैं, पर स्कूल में टाइम वेस्ट हो जाता है। ना? यानी अगर मैं बच्चों को बोलता हूँ कि भाई अगर तुम पढ़ने वाले हो, इफ यू आर गुड, तो तुम्हें ना सेल्फ स्टडी और कोचिंग पर ध्यान देना चाहिए। स्कूल इज नॉट अ बिग डील, ऐसा मैं बोलता हूँ। नॉन अटेंडिंग तुम जा सकते हो, क्योंकि ऑप्शन है नॉन अटेंडिंग का, तुम कर सकते हो। तो क्या मैं सही बोलता हूँ? हाँ। आपका इसमें क्या कहना है? मतलब स्कूलिंग दिक्कत दे सकता था आपको अगर करते तो? यस सर, मेरे को तो दिक्कत देता अगर करते तो। कितना घंटा सोते थे? 7 घंटा सोते थे। और हर्ष भाई आप? वही 6-7 मतलब 7 घंटे नींद लेते थे ओवरऑल 24 घंटे में। हाँ। हैं? उसका बेरोजगारी भी करते होंगे। हाँ। क्या मतलब तुमको देखकर ना बच्चे को लगेगा ना कि यार बुक वर्म्स, किताबी कीड़ा होगा ये? नहीं। क्या वाकई में आप किताबी कीड़े थे या फिर? नहीं, बीच में तो 2 वर्ल्ड कप भी आया था, वो भी देखे थे पूरा। ये देखो 2 वर्ल्ड कप कौन सा? T20 वर्ल्ड कप और ODI वर्ल्ड कप 22 और 23 का। 22 और 23 का। 22 में दोनों में इंडिया हारी थी। नहीं, हाँ मतलब नहीं, क्या एंड में जाके हारी थी। मतलब स्टार्टिंग में जीत रही थी, वो सब सारे मैच इंडिया के देखा ही था, तो उससे उतना तो कुछ था नहीं। क्रिकेट का बहुत फैन आदमी भी इसका देखता हूँ ना व्हाट्सएप डीपी पे, ये कोई ना कोई खिलाड़ी का लगा के रखता है, शायद विराट कोहली का लगा के रखता है, कभी ट्रॉफी लगा के रखता है, हमेशा एकदम क्रिकेट का फैन है। और तुम कितने फैन हो क्रिकेट के? सर फैन तो है लेकिन इससे कम। तो तुम्हें क्या पसंद है बेरोजगारी में, जिससे तू क्रिकेट देखा? नहीं, क्रिकेट देखते थे हम भी, पूरा देखते थे, देखते हम भी थे, लेकिन वो डीपी पे नहीं लगाते हैं। साइलेंट लवर है। हाँ। ओके। इससे कम, मतलब मेरे को याद भी कम रहता है वो क्रिकेट का सारा। तो आप कितना घंटा पढ़ते थे?
6 सेल्फ मिनिमम। मतलब बाद में चेंज भी आता है ना, फिर शुरू में कम होता है, फिर लास्ट में तो 8-10। इसको ना ऐसे लेते हैं, मतलब कई बार क्या होता है ना कि जैसे मान लो मैं भी देखता हूँ कि बच्चा, तुमने सुन लिया उसने बच्चे की, हर्ष भैया तो बोल रहे थे 6 घंटा पढ़ते, तो मैं 6 घंटा तो पढ़ता हूँ बैठ के, पर आपका 6 घंटा और उनके 6 घंटे में क्या अंतर हो सकता है? ऐसे सबका अलग अलग होता है। हाँ, वही जानना है वो कैसे 6 घंटे में कितना काम करता प्रोडक्टिव है। हाँ, वो सबका अलग इफिशियंसी होता है। टारगेट सेट करके पढ़ना चाहिए कि सारा चीज कंप्लीट हो जाए। अगर वो ज्यादा इफिशिएंट है तो कम में भी वो काम कर लेगा, और अगर कम इफिशिएंट है तो थोड़ा अगर आपके लर्निंग कैपेसिटी की बात है, मतलब आप अगर बहुत स्लो लर्नर हैं तो आपको ज्यादा टाइम बैठना होगा। हाँ। आप अगर फास्ट लर्नर है तो अगर ये किसी अपने आप को कैसा स्टूडेंट रेट करते हो हर्ष? ठीक है, आईटी निकल गया तो लोग कहेंगे अच्छा ही है, पर जब 11th में आप आए या 12th में थे तब तो आईटी नहीं निकला था ना। नहीं। तो उस समय आप अपने आप को कैसे रेट करते? जैसे मालूम मैं क्लास में बोलता था कि यार आईटी अल्टीमेट ड्रीम होना चाहिए तुम्हारा, करना है तो उस वक्त खुद को क्या बोलते थे कि क्या मैं उस लायक हूँ? क्योंकि आदमी खुद को भी जज करता है, उसको क्या लगता था? कभी कभी ऐसा लगता था कि नहीं हो पाएगा, पर लगता था कि हो सकता है अगर मतलब मेहनत कर ले तो जो सर कह रहे वो कर ले, और पीवाईक्यूज वगैरह करते रहे और रिवीजन तो हो जाएगा, ऐसा तो लगता था। ऐसा शुरू में तो कुछ भी कह नहीं सकते थे, होगा या नहीं होगा पता नहीं। फिर वही पढ़ते गए, प्रैक्टिस करते गए, पीवाईक्यू मॉड्यूल, फिर लास्ट में टेस्ट, ऐसे ही। और डिस्ट्रैक्शंस को कैसे कंट्रोल करते थे? डिस्ट्रैक्शंस आता था तो डिस्ट्रैक्शन को कैसे कंट्रोल, किस टाइप के डिस्ट्रैक्शंस मिले? जैसे आजकल की दुनिया जितनी भी जानती है, सबको पता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। आप बताइए आप क्या डिस्ट्रैक्शन में फंसे थे, और फंसे तो कैसे ओवरकम किया? नहीं, उस टाइप के डिस्ट्रैक्शन में तो नहीं फंसे थे, लाइक फोन और क्रिकेट ही डिस्ट्रैक्शन था। तो क्रिकेट तो नहीं छूटा, पर फोन कभी कभी रख देते थे, मतलब ऐसा टाइमर वगैरह लगा के ऐप में, फिर और तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं किए थे इस डिस्ट्रैक्शन के लिए। मतलब रील्स शॉर्ट्स देखने में टाइम जाता था? नहीं, इंस्टाग्राम तो नहीं था 12th तक, कॉलेज में ही जाके हुआ बना है, और शॉर्ट्स देखते थे कभी कभी। मतलब फोन पर आपको टाइम, यानी कि बच्चों को अगर अच्छा करना हो तो उसे फोन से दूरी बनानी चाहिए। इसमें आपका क्या कहना है? हाँ, मेरा भी डिस्ट्रैक्शन था क्रिकेट और मोबाइल, तो कभी क्रिकेट से कंट्रोल किए, कभी मोबाइल से, मतलब इंस्टाग्राम मेरे में था लेकिन फिर भी वो कंट्रोल करते थे रील्स से, कि रील्स बहुत टाइम खा जाता है, अगर चले गए तो स्क्रॉल करते रहते। तो ये एहसास कैसे हो बच्चे को? क्योंकि मैं तो देखता हूँ बहुत सारे बच्चे, सर मेरी प्रॉब्लम मोबाइल है, लेकिन मोबाइल छूट नहीं रही, शॉर्ट्स देख रहे हैं तो देख ही रहे हैं सर। इंस्टाग्राम पे मेरा कंट्रोल था, पता नहीं उस समय कैसे, वो नया डाउनलोड किए थे 11th में ही, तो उतना चलाए नहीं थे, तो रील्स। थोड़ा सा रोकूंगा, यहाँ 2 स्टूडेंट है, दोनों ने आईटी क्रैक किया है। एक कहता है कि उसने इंस्टाग्राम कभी यूज नहीं किया, 12th के बाद उसने इस्तेमाल किया, और एक कहता है मैंने 11th में ही बना लिया था। यानी कोई जरूरी नहीं कि आप सोशल मीडिया पे हो या ना हो, सेल्फ कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कंटिन्यू। तो आपने मान लीजिए उसने बना लिया, तो फिर कंट्रोल कैसे किया आपने? फिर रील्स ज्यादा नहीं देखते थे, क्योंकि मेरे को पता था कि रील्स थोड़ा कंट्रोल करना है मुश्किल, तो यूट्यूब भी, वो भी कंट्रोल में ही, क्योंकि फिर वो भी ज्यादा टाइम खाने लगता है, और गेम से बचते थे। क्या मतलब मोटिवेट करता था? एक होता है अल्टीमेट, कुछ तो है जो पुश कर रहा है, क्या आपको मोटिवेट करता था? बीच बीच में कभी कैंपस टूर देख लेना चाहिए आईआईटी का, वो मोटिवेट कर देगा। लाइक मैं लगाता था इंस्टाग्राम पे, वैसे तुम तो देखते नहीं होगे क्योंकि तुमने इंस्टाग्राम यूज नहीं किया और तुम कंट्रोल में थे, पर हाँ मैं लगाता हूँ, टूर वगैरह लगाता हूँ कॉलेज सबका, तो वो देखने से फायदा होता है। हाँ, मतलब कभी कभी तो मोटिवेट कर देता था बीच बीच में। जैसे नए स्टार्टिंग में तो टॉप 7 आईआईटीज के बारे में ही पता था, फिर धीरे धीरे बाकियों के बारे में पता चला, तो लगभग सबका कैंपस देखा हुआ है यूट्यूब पे, तो वो मोटिवेट करता है। सही बात है। और आपको किसने मोटिवेट किया? यही आईआईटी या एनआईटी जाने का सपना, और कि मतलब अगर अब एक बार ले लिए तो करके तो रहना ही है। अल्टीमेट गोल क्या है? मतलब आईटी चलो हो गया, इंजीनियर बन गए, नौकरी भी लग जाएगी, पर अल्टीमेट गोल क्या है लाइफ का? अगर मैं 10 साल बाद पूछूं कि आप कहाँ मिलेंगे, तो आपको क्या लगता है कहाँ मिलेंगे आप? ठीक ठाक जगह पे, मतलब इसके बाद कुछ और कंपटीशन है या फिर आईटी इज द अल्टीमेट? सही है, पर इसके बाद मतलब
सपना तो क्रिकेटर बनने का ही था, तो फिर उससे रिलेटेड कुछ फील्ड में जाना चाहते हैं। सही है, एनालिटिक्स में जा सकते हैं। हाँ। आपका सर अल्टीमेट गोल क्या है? सर अभी तो और कोई एग्जाम के बारे में सोचे नहीं है, लेकिन जब भी अगर माइंड चेंज हुआ तो जाएंगे कहाँ? और एग्जाम्स, जैसे एक तो यूपीएससी है, या अभी कुछ नहीं सोचे हैं वो हाँ, मेरा एग्जाम भी के same, बारे मतलब में। अभी तो नहीं सोचे, पर शायद दोस्त लोग अगर करता होगा, मतलब अगर मन बना तो कैट और यूपीएससी वगैरह दे सकते हैं। अगर का है ना, सिंपल अप्रोच है, अगर है। हाँ, ठीक है। मेरा मानना है कि कई चीजें आप प्लान नहीं करते हो, वो लाइफ में आती हैं और आप उसको इम्प्लीमेंट कर देते हो, पता नहीं क्या हो जाता है चमत्कार। पर ऐसे तो जैसे आईटी के बारे में पता नहीं था, वो 10th में अचानक पता चला था, तो फिर वो वैसे ही अगर बीटेक एंड होते होते कुछ ऐसा ही लगा तो फिर करना पड़ेगा। ओके। ज्यादातर बच्चों को अगर आप पूछो क्लास में जाके कि आपका कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा आपको परेशान कर रहा है, तो मैं अभी आपकी बात कर रहा हूं, तो ज्यादातर बच्चों को यह समस्या आएगी कि फिजिक्स कैसे पढ़ें। आई डोंट नो व्हाई, बट ये बहुत क्वेश्चन है। मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, इसमें शिकायतें नहीं है जो यहाँ पढ़ते हैं। अभी आप क्लासेस में बच्चों से मिलोगे तो आप देखना मैक्सिमम की शिकायत, कि आप लोग जब क्लास में थे तो आपने देखा होगा, कोई भैया आए, कोई सीनियर भैया आए, तो क्या सब्जेक्ट में दिक्कत है? तो भैया फिजिक्स। सो आपने भी वो प्रॉब्लम फील किया होगा कहीं ना कहीं। जैसे आपने बोला कि आपका बैकलॉग खास करके फिजिक्स में था, तो जब वो फील आप करते हो कि बैकलॉग हो गया मेरा, ये मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा, तो कैसे उसको कोई बच्चा ओवरकम करे, कैसे फिजिक्स पढ़े, ये चीज को थोड़ा जैसे यहीं से शुरू करते हैं। तो कैसे, सब पहले तो वो थोड़ा डिटेल में बोलना, थोड़ा डिटेल में। पहले तो जिस भी टीचर से कंफर्टेबल है उसको लग रहा है कि हाँ समझ में आ रहा है, क्वेश्चन बन रहा है, मॉड्यूल उनका करते जा रहा है, मतलब वो सीक्वेंस में सारा वो जैसे जैसे करा रहे हैं वो उनके साथ कंफर्टेबल है, तो फिर उन्हीं के साथ कंटिन्यू करे, उनके कंटेंट नोट्स फॉलो करे, और फिर अपने आप को एनालाइज करने के लिए टेस्ट, फिर पीवाईक्यू, ये सब करते रहे। मतलब उन किसी भी टीचर से पढ़े, बस वो जो करवाते हैं वो सिंसियरली कर ले। और अगर कोई कहे कि मुझे टीचर की बात ही समझ में नहीं आ रही, तो ऑनलाइन उसके पास ऑप्शन यूट्यूब चला आता है, तो आपने इसे यूट्यूब पर वीडियोस देखे, तो कैसे डिसाइड किया कि मुझे ये चैप्टर यूट्यूब पे ऐसे ठीक करना है? वो क्या था, टॉपिक टाइप कर दिया आपने या चैप्टर टाइप कर दिया, क्या कर दिया आपने? तो वो पहले तो मेरे को जो भी चैप्टर पढ़ना था वो सर्च किए, किसी टीचर का आया वीडियो स्टार्ट कर दिए, फिर उनका पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो ठीक, नहीं तो खराब लगा तो स्किप। हाँ, अच्छा लगा तो फिर उन्हीं से कंटिन्यू कर दिए सारा, नोट्स पढ़ना शुरू किए। हाँ, फिर पूरा उन्हीं को फॉलो किए, पूरे जो भी एक साल मेरे बच्चे थे, क्योंकि 11th के लास्ट में ही वो मिला था उनका वीडियो, तो फिर पूरा वो फॉलो किए उनको। जो बचा हुआ था वो भी उन्हीं से कवर किए, क्योंकि पहले पढ़ा रखे थे ना, तो उनसे जा के देख लिए। एक ही टीचर को फॉलो किए जो जिनका मेरे को पूरा अच्छा लगा। कोई पर्टिकुलर बुक फॉलो करते थे फिजिक्स के लिए? बुक तो नहीं, रैंडम जो नोट्स वगैरह सब मिला, या फिर पीवाईक्यूज बनाए? पीवाईक्यू तो पक्का किए हैं, मतलब पूरा। कितनी बार फिजिक्स खत्म किया आपने अपने हिसाब से 11th 12th की? किसी चैप्टर को एक ही बार, और कुछ दो। कुछ को दो। हाँ, और एक आधी चैप्टर है जो 3 बार भी हुआ। मतलब कह सकते हैं कि 1.5-2 बार में आपको चैप्टर वो एकदम बढ़िया से ग्रिप में आ गया। हाँ, आपकी फिजिक्स अच्छी थी? 11th के लास्ट से स्टार्ट हुआ ये ठीक होना, जब आपने खुद से ठीक किया। हाँ, मतलब खुद से बंदा कर सकता है ये, इसलिए मैं हर्ष से ज्यादा पूछ रहा हूँ, क्योंकि सच में मैं जानता हूँ हर्ष की फिजिक्स खराब थी, बट इसने किया भाई, इन्होंने बहुत जबरदस्त मेहनत की है, सेल्फ स्टडी कर करके। और वो जो बच्चे रोते रहते हैं ना हमेशा कि मेरा ये ठीक नहीं, उनके लिए एग्जाम्पल है कि कैसे ठीक करते हैं। इधर आते हैं, फिजिक्स को कैसे ठीक किया, क्या खराब था? हाँ, तो ठीक कैसे किया? जैसा ये बोला टीचर सेलेक्ट करना चाहिए, तो उसमें भी टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है स्किप करते करते, तो एक तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उसके बाद अगर टीचर मिल भी जाए, तो मेरे साथ क्या था, हम स्टार्टिंग में बस थ्योरी देखते रह जाते थे, वो बहुत लोग करते भी होंगे, पर फिजिक्स में साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और हम उसके लिए HC वर्मा फॉलो किए थे, पर वो
बहुत टफ वाला क्वेश्चन उसका एंड में आता है, वो सब स्किप करते थे कभी कभी। करते थे? हाँ, बहुत टफ वाला क्वेश्चन। नॉर्मली कहते हैं कि 12-13 नंबर तक बन जाए तो ठीक है, उसके बाद फिर टाइम बहुत जाता है उसमें। एवरेज बच्चों की बात अगर करें तो आपका इसमें क्या कहना है? टाइम तो जाता है पर वो पूरे बेसिक को सही कर देता है, फिर पीवाईक्यूज बनाने में टाइम नहीं लगता है उतना। और तो वही बुक फॉलो किए थे, फिर एंड में पीवाईक्यूज बनाने लगे थे। तो वो, और मतलब मेरा कहना है कि थ्योरी के साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब शायद अच्छा हो जाए। क्योंकि थ्योरी करते रहते तो फिर लगता है कि हो रहा है पर कुछ याद नहीं रह पाता है। मैं खाली थ्योरी पढ़ते रहो तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, क्वेश्चन तो बनाना पड़ेगा। हाँ, साथ साथ में। बिल्कुल सही बात। कभी लगा कि यार बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया यार, अब छोड़ दो यार, नहीं हो रहा है, ऐसा कभी लगा किसी भी सब्जेक्ट में? उतना तो कभी नहीं लगा, मतलब छोड़ देने लायक तो नहीं लगा कभी। ऐसा कभी हर्ष? एक आध बार लगा था, तो उस चैप्टर को फिर थोड़े दिन के लिए छोड़ दिए कि अभी नहीं, कुछ दिन बाद। और आपका मैथ कैसा था? मैथ्स तो इसी का ज्यादा अच्छा था, पर मेरा इसे थोड़ा सा मतलब थोड़ा खराब था इसे। अप्रिशिएट दूसरे को कर रहा है, करना भी चाहिए। हाँ दोनों का अच्छा था, पर ठीक है। हाँ, अच्छा, एक बहुत बड़ा चीज मैं देखता हूँ कि एक बात देखने को आती है कि इसी से डिस्कस करते थे मैथ्स वगैरह, आपस में डिस्कस करते हाँ। थे। सिर्फ मैथ्स नहीं, सारा ही सब्जेक्ट। हम दोनों सारा करना भी चाहिए। हाँ, तो उसका ही डिस्कशन लगभग 2-2 घंटे चल जाता था। क्या हम लोग पहले टेस्ट देते थे, फिर खुद में ही 2-3 दोस्त बात करते थे, कुछ वो मेरे को समझाया, कुछ हम उसको, कुछ वो ऐसे आर्गुमेंट हुआ कि मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। निष्कर्ष निकला तो टीचर से पूछे। हाँ, फिर टीचर के पास फिर आते थे मेरे पास 3-4 ठो मिलके सर इसका क्या होगा एग्जैक्टली। और दोस्त से बात करने पे वो बात याद रह जाता है। एग्जैक्टली। और खुद से करने पे मतलब भूल भी सकते हैं, पर दोस्त से किया हुआ रहता या किसी से भी डिस्कस किए हुए रहते तो याद रहता है वो। मैथ्स में एक समस्या मैं देखता हूँ, स्कोर को अगर देखा जाए तो आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, पर टफ क्वेश्चन आता है मैथ का, ऐसा बोलते हैं सभी, टफ आता है। और एवरेज बच्चे 10 से ज्यादा क्वेश्चन सही नहीं कर पाते हैं, और जिसने 10 से अधिक कर लिया उसका परसेंटाइल ऊपर जाता है। तो वाकई में एकदम टफ क्वेश्चन आता है या लेंदी क्वेश्चन आता है? लेंदी आता है, टफ नहीं आता है। कुछ रहता है पर मैक्सिमम लेंदी ही रहता है। लेंदी क्वेश्चंस रहते हैं। आपका इसमें क्या कहना है? लेंदी रहता है। तो मतलब जैसे पहले जेईई मेन के आधार पे देखें, 25 क्वेश्चंस करना है, तो पैटर्न बदल गया, पहले 30 में 25 था, अब 25 में 25 करना है। तो 25 क्वेश्चन जैसे कि अब आपके पास है, तो आपके हिसाब से पेपर देने क्या लगता है कितना देर लगेगा बच्चे को जो बन जाना चाहिए? 1.5 घंटा जैसे मैं मानता हूँ, 1.5 घंटा दो उसको, 1 घंटा फीस को दो, और आधे घंटे केमिस्ट्री होना चाहिए, ऐसा मैं क्लास में हमेशा बोलता था। आपका इसमें क्या कहना है? 1.5 घंटा तो मैं नहीं देता था, मतलब 1 घंटा 15 मिनट के आसपास देता था, और लगभग मेरा टारगेट 15 से 17 क्वेश्चन रहता था, और उसमें से 12 के आसपास सही करना ऐसा टारगेट रहता था। और वो मतलब स्किप भी करना होता है, जो खुद से पता चल जाए कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेगा तो उसमें एक स्टार मार्क करने का ऑप्शन आता है, वो स्टार मार्क करके छोड़ के मतलब एंड में आ सकते हो उस पर, अगर वो बहुत ज्यादा लेंदी लग रहा है ऐसा कुछ। तो ऐसा कुछ टाइप दिखता है ना, जैसे पीवाईक्यू में कि ये वाला में मेरे को दिक्कत होता है, हर बार आंसर गलत आता है, तो फिर उसको सोचते हैं एग्जाम में कि लास्ट में ही देखते हैं, टाइम बचा तो, नहीं तो छोड़ो। ओके। और जेईई एडवांस में मैथ का क्या सीन है? उसमें कुछ क्वेश्चन तो बनने लायक रहते हैं, मतलब इस बार तो और भी बहुत ज्यादा इजी था पिछले बार के कंपैरिजन में। ओके। और कुछ बहुत ज्यादा टफ रहते हैं, अगर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन ही है तो उसको तो छोड़ना ही पड़ता है, मतलब क्योंकि साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री भी देखना है। और पहले से मतलब टारगेट भी उतना बड़ा था नहीं, मतलब प्रिपरेशन 150 के अराउंड ही टारगेट था, 150-160 ऐसा कुछ टारगेट था, तो उसके हिसाब से पता चल जाता है कि कितना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं और कितना कर सकते हैं। अच्छा, पहले से टारगेट लेके ही गए थे कि 150 से ज्यादा हमको करना नहीं है? मतलब टेस्ट वगैरह देते थे तो पता रहता था कि कितना आ सकता है एक पेपर में, या दोनों पर मिला के? अच्छा, दोनों पर मिला के। हाँ। और आपका क्या था टारगेट, कितना रखे थे? 150-160? मेरा भी यही आसपास में था। चलो केमिस्ट्री की बात करते हैं भाई, अब थोड़ा मेरे बारे में भी बात हो जाए, देखते हैं। तो सबसे पहले चलो अबाउट डीएमसीसी, डॉक्टर मधुरेश केमिस्ट्री क्लासेस की बात करते हैं। ऑब्वियसली पॉडकास्ट यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ के बारे में बात करना हमारा हक है। तो आपका इसमें क्या करना है, मतलब डीएमसीसी के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा। स्टार्टिंग में भी बहुत अच्छा चल रहा था, फिर टेस्ट वगैरह होते रहा, उसमें भी अच्छा करते रहे, दोनों ही अच्छा करे थे तो उसमें भी अच्छा लगता था।
क्लास में अप्रिसिएशन वगैरह होता था, फिर होमवर्क वगैरह, फिर प्रोजेक्ट वगैरह, और आप भी इंटरेक्ट अच्छे से करते थे, हंसाते वगैरह भी थे, और फिर डांटते भी थे। हाँ तुमने कभी डांट सुना है मेरे से? हाँ, एक बार। वैसे मैं आपको बता दूं, लगभग सारे टेस्ट में टॉप किया है इसने क्लास में। नहीं, हम दोनों मिलकर करते थे। ई तो बाद में टॉप करना शुरू किया है। तुम 12th में तुम टॉप करना शुरू किया। सही, यही करता। स्टार्टिंग में ज्यादा तुम ही करते थे, मुझे याद है अच्छे से। बाद में इसने टॉप करना शुरू किया, तो मैक्सिमम बोल रहा हूँ तुम्हारा पलड़ा ज्यादा रहता था। मतलब कौन होगा ऊपर, तो हर्ष राज, तुम्हारा सिर्फ हर्ष लिखा था शायद नाम, ऐसे रोल नंबर रहता था, रोल नंबर की वजह से। आपका एक्सपीरियंस विद डीएमसीसी? सर बहुत अच्छा, मतलब ज्वाइन करते ही मतलब आपका वो पढ़ाने का तरीका अच्छा था, हंसा के ऐसे, और फिर मतलब जहाँ भी लगे आप मोटिवेट भी करते थे, ताकि मतलब ये मोटिवेट करते थे कि हाँ कोई छोड़ ना दे, कि हटाओ नहीं हो रहा। फिर सारे स्टूडेंट पे ध्यान देते हैं बराबरी, और उल्टा वीक पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब जो रिजल्ट देगा उसी को पॉलिश कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। हाँ। सब पे ध्यान दिया जाता है। तो केमिस्ट्री पर आते हैं। ज्यादातर बच्चों की समस्या किस सब्जेक्ट में होती है, क्या लगता है? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक भी कंबाइंड। मतलब इनऑर्गेनिक के बारे में एंड में पता चलता है कि कुछ याद नहीं। हाँ, ब्लॉक्स जो है वो थोड़ा रखना पड़ जाता है, दिक्कत हो जाती है। तो ऑर्गेनिक को लेते हैं। तो मैं जैसे प्रैक्टिस वगैरह सब यहाँ पे करवाया जाता था, तो कैसा रहा ऑर्गेनिक का एक्सपीरियंस? अच्छा, स्टार्टिंग में रिएक्शन मैकेनिज्म थोड़ा टफ लगता है, क्योंकि पूरा कंप्लीटली नया चीज़ आ जाता है। पर प्रैक्टिस करते करते वो अच्छा हो जाता है, और पनिशमेंट वगैरह अगर वो लिख लेगा या फिर खुद से बिना पनिशमेंट कभी रिवाइज करता रहेगा तो याद तो हो जाएगा उसको। पर मैकेनिज्म पे भी फोकस करना चाहिए। फिर एडवांस के लिए मेंस तो याद करने से हो जाएगा। तो मैं जैसे कि मैं तो रिएक्शंस बताता था, और हर रिएक्शन के मैकेनिज्म, मतलब एडवांस की थ्योरी तो क्लास में ही चलते रहती थी। हाँ। तो आई डोंट थिंक एडवांस भी अलग से कुछ करना पड़ा होगा। क्वेश्चंस तो इजी, पीवाईक्यूज वगैरह बस। हाँ। बहुत इजी लगता होगा आपका इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर? यस सर, वही मतलब आप लिखवाते थे तो उससे लिखते थे और रिएक्शन याद होने लगा। फिर रिएक्शन मैकेनिज्म, आप मैकेनिज्म भी लिखवाते थे, तो वो भी पनिशमेंट अगर दिए तो वो पांच बार लिखो तो मैकेनिज्म भी याद हो जाता था। ज्यादातर लोग लगता है कि क्या सर क्या काम दे दी। अच्छा, मैं ना अक्सर क्लास में बोलता हूँ कि यार 11th बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो अच्छा नहीं किया तो 12th में तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और आके आईटी तो गया तुम्हारा। तो कितना सही है ये जो मैं बोलता हूँ चिल्ला के सबको? ऐसे 11th सही करने से फिर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि 11th अच्छा गया तो 12th भी अच्छा जाएगा। फिर ऐसे अगर 11th खराब हो जाता है तो थोड़ा बहुत तो लगता है कि 11th खराब हो गया, अब 12th भी खराब ही हो जाएगा। फिर 11th कैसे सही करेंगे 12th के साथ? तो 11th सही रहेगा तो अच्छा रहेगा। मतलब ऐसा वही फिर दिमाग में चलते रहता है कि पीछे भी उतना बाकी है। अगर 12th में आए 11th छोड़ के, तब लगेगा पीछे भी उतना बाकी है, आगे भी बाकी है, टाइम नहीं रहता है। तो कॉन्फिडेंस मिलता है 11th पूरा ठीक रहे तो। मैंने जैसे बोला था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अच्छा करना है तो रिएक्शन मैकेनिज्म तुम्हारा बेस्ट होना चाहिए। अगर ये बेस्ट नहीं तो खत्म। और रिएक्शन मैकेनिज्म या कुछ और अच्छा करने के लिए तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक अच्छा होना चाहिए। और फिजिकल अच्छा करने के लिए तुम्हारे 3 चैप्टर्स स्टोइचियोमेट्री, थर्मोडायनामिक्स और इक्विलिब्रियम अच्छा होना चाहिए। तो ये कितना सही है जब मैं बोलता हूँ क्लास में? हाँ, यही है या फिर कुछ और एक्स्ट्रा तुम्हारे हिसाब से? क्योंकि ऑर्गेनिक में तो आप रिएक्शन मैकेनिज्म जो बोल रहे हो वो तो बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि मतलब आगे का रिएक्शन जो 12th में आता है वो तो याद करने वाला ही होता है मैक्सिमम। और अगर रिएक्शन मैकेनिज्म सही है तो उसका मैकेनिज्म खुद से समझ में आने लगता है। और एडवांस की बात करें तो उसमें तो आगे के चैप्टर से उतना डायरेक्ट कुछ आता भी नहीं है, सब मिक्स रहता है। हाँ, रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छे से आएगा तभी होगा। और आइसोमरिज्म एक एग्जैक्टली। आपका इसमें क्या कहना है? इससे चैप्टर्स कनेक्टेड तो रहते हैं, वो करेंगे तो आगे फायदा करेगा। तो जैसे मैं नोट्स लिखवाता हूँ, ठीक है, तो जैसे ये नोट्स जो भी मैंने क्लास में करवाया, तो क्या लगता है जेईई एडवांस की तैयारी साथ साथ चल रही होती है हमारी उस वक्त, या बाद में लगा कि नहीं यार कहाँ था, कुछ भी तो नहीं था, ऐसा कुछ नहीं साथ में होती है? हाँ। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कई बार ये कंफ्यूजन होता है लोगों को कि सर नोट्स जो है वो जो बच्चा आईटी निकाले उसे पता है, पर ये क्लियरेंस होना चाहिए कि जो नोट्स मैं दे रहा हूँ दैट इज सफिशिएंट और नॉट। अबाउट योर ओपिनियन? सफिशिएंट। कुछ पीवाईक्यू से कभी कभी कुछ रेयरली कुछ अलग मिल जाता है, पर वो होता है वो नोट्स में फिर ऐड करना पड़ता है। मैक्सिमम चीज आपको नोट्स से मिल हाँ। जाएंगे। आपका इसमें क्या कहना है? ये सब नोट्स से मिलेंगे, और आप कुछ छोड़ भी देते हैं कि पीवाईक्यू से करे और पूछे आके सीखे। ऑब्वियसली, मतलब तुम क्वेश्चंस नहीं बनाओगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो वो चीजें जानबूझ के देखी जाती, भाई करो। एक आध टाइप बहुत कम ही। चलिए बढ़िया।
अब एक बच्चा है, मतलब वो बोर्ड के लिए जा रहा है, दिसंबर का महीना है, उसका सिलेबस कंप्लीट हो गया है 12th का, और बोर्ड है उसकी, उसे आईटी भी करना है। कैसे मैनेज किया आपने, क्योंकि आपने वो दोनों कर लिया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बोर्ड में कितना परसेंट? 95.6। और आपको सर? 90.6। दोनों 90 परसेंटेज वाले हैं, तो आप देख लो भाई, मतलब तो कैसे मैनेज किया बोर्ड और आईटी दोनों? जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी एंड के आसपास में होता है, तो तब तक तो जेई मतलब ही प्राइमरली फोकस था। पर साथ साथ में जैसे सिलेबस तो लगभग सेम ही रहता है 12th वाला, तो जेई जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद सबसे पहले तो इंग्लिश और वो करना स्टार्ट किए, क्योंकि जेई खत्म। इंग्लिश और कंप्यूटर? नहीं, मेरा फाइन आर्ट्स था। अच्छा, फाइन आर्ट्स में क्या है यार, मतलब उसमें 70 का प्रैक्टिकल होता है ना उसमें। हाँ 70 का प्रैक्टिकल। तो इंग्लिश ही मेजरली करना स्टार्ट किए थे, फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री तो लगभग आता ही था, बस लिखने का तरीका आना चाहिए होता था। तो उसके लिए 3-4 सैंपल पेपर बस बनाना पड़ा था, क्योंकि थ्योरी तो सारा का सारा सेम ही होगा 12th वाला, बस इंग्लिश ज्यादा अच्छे से करना पड़ा था। और वो जेई मेंस के बाद ही किए थे, नहीं तो फिर जेई मेंस में फोकस खराब हो जाता, क्योंकि जेई मेंस का अगर आता है तो बोर्ड का आ ही जाएगा, पर सिर्फ बोर्ड का अगर आता है तो जेई मेंस में दिक्कत कर सकता है। तो आपको ये पता था कि मुझे जेई मेन के बाद अपने बोर्ड पर फोकस करना है? हाँ। आपने कैसे किया? वैसे मेरा भी जैसे सेशन 1 खत्म हुआ तो फिर बोर्ड्स पे आए, और सेशन 1 दिए हैं सारा पढ़ के, तो याद तो है ही, बस सीबीएसई में लिखने का तरीका आना चाहिए। तो उस जैसे पीवाईक्यू किए थे जेई के लिए, वैसे ही पीवाईक्यू या सैंपल पेपर या क्वेश्चन बैंक उसके लिए बोर्ड्स के लिए कर लेना है। और पढ़ा हुआ तो है ही, बस लिखने का तरीका आ जाए। बोर्ड के लिए स्पेशल कुछ किया था कि नंबर आना चाहिए भाई, क्योंकि वो भी जरूरी है, क्योंकि 75% तो क्राइटेरिया है ही। हाँ। तो कुछ अलग से कैसे तैयारी हुई बोर्ड की, क्योंकि आईटी चल रहा है, अब बोर्ड के लिए कैसे किया? एक आप वो जो 10 ईयर्स वाला पीवाईक्यू वाला बुक बताए थे वो अच्छा है, मतलब उसमें बोर्ड का ही आंसर लिखा हुआ रहता है, तो वो एक बार देख लेना चाहिए कि बोर्ड में लिखना क्या होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जो खरीदवाया था मैंने, उसके बाद खुद से आंसर बनाना भी आना चाहिए, मतलब अपनी राइटिंग स्किल्स तो होनी चाहिए भाई। हाँ। मतलब टॉपिक थ्योरी तो पता होता है, पर उसको अपने वर्ड्स में कैसे एक्सप्लेन करना है और कितने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है वो तो स्किल होना चाहिए। ट्रू, बहुत सही बात है। आपका इसमें क्या कहना है? इससे वही जो क्वेश्चन बैंक ये सब रहता था, उसमें से आंसर पढ़ते थे, फिर देखते थे कि अच्छा ऐसे लिखता है, मतलब फिर एग्जाम्पल भी देता है सपोर्ट में, ताकि उससे नंबर मिले। व्हाट इज के साथ मतलब एग्जाम्पल भी, ताकि और क्लियर हो। वही लिखने का तरीका, सब लिखने का तरीका ही सीखे। फिजिक्स वगैरह में मतलब हम लोग जेई के लिए शॉर्ट वगैरह में ही बना देते थे, मतलब ऐसे ही रफ टाइप में, पर वहाँ पे पूरा गिवन वगैरह ऐसे लिखना पड़ता है, वो ध्यान रखना पड़ता है बस। हाँ, इसको थोड़ा इलेबोरेट करो। हाँ, जैसे मार्किंग कैसे छीनी जाए। अब आपने 95 से ऊपर स्कोर किया है तो आपने छीना होगा मार्क्स, क्या स्पेशल किया आपने? वो कुछ तो एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, मतलब वो पता है बिना मतलब क्या, पर लिखना तो पड़ता है। जैसे गिवन क्या है, हाँ, उसके बाद फॉर्मूला यूज्ड को अलग से ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, फिर इक्वेशन नंबर ऐसे मार्क करना पड़ता है, फिर आंसर को सर्कल वगैरह वो सब करना पड़ता है। ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से। हाँ, कंटिन्यू। वही मतलब जैसे जेई के लिए हम लोग रफ में बनाते हैं, पर वहाँ पे रफ नहीं होना चाहिए, फिर राइटिंग भी थोड़ा मैटर कर जाता है। वहाँ जितनी बात है दिमाग में उसको पेपर पे लाना है। हाँ। जेई में क्या है, दिमाग पे रहने दो। हाँ। यहाँ चल रहा है कुछ भी। छोटा छोटा कैलकुलेशन का स्टेप भी अलग अलग स्टेप में करना पड़ता है, जैसे प्लस भी करे तो एक स्टेप आगे कर दो, ऐसा कुछ मैटर शायद एकदम करता है। और ज्यादातर लोगों को ये आदत होती है कि शॉर्टकट में लेके निपट गया, और यही वो मार्क्स कट हो जाता है उसका। यानी आपको जितना इलेबोरेट आप कर सकते हैं अपने आंसर को। आपका इसमें क्या कहना है? सो वही आंसर इलेबोरेट करना, अच्छे से प्रेजेंट करना, हाईलाइट करना, मेन चीज़ों को अच्छे से सारी चीज लिखना, ताकि वही सब सपोर्ट करके लिखना है। अच्छे से आंसर प्रेजेंट करना होता है। बढ़िया। तो मतलब बोर्ड के लिए भी अगर देखा जाए तो अगर आप आईटी के नॉलेज को रखते हैं तो भी उसे थोड़ा इलेबोरेट करके लिखना चाहिए, और इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक एक अच्छा ऑप्शन है। एनसीईआरटी कितना हेल्पफुल हुआ अगर देखें पूरी जर्नी में, आईटी से लेकर जेईई मेन से लेकर जेईई एडवांस से लेकर बोर्ड्स तक? तो कहने के लिए तो बोर्ड्स में जरूरी है, पर आपने कितनी बार एनसीईआरटी पढ़ा? मैथ्स तो देखे भी नहीं, मतलब उतना कभी। फिजिक्स में कोई चैप्टर जो ज्यादा थियोरेटिकल होता है वो एनसीईआरटी से मतलब देख लिया उसमें क्या क्या है, पर जेई वाला ही नॉलेज रखे, बस देख लिया, उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐसा कुछ तो नहीं है। और केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक का मतलब कुछ वो थ्योरी वाला पार्ट देखना पड़ जाता है, मतलब वो आपके नोट्स में भी होता है, पर
एनसीईआरटी में लैंग्वेज लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होता है, वो साइंटिस्ट वगैरह ईयर वगैरह ऐसा कुछ अगर आंसर इलेबोरेट करना है तो ये सब लिखना पड़ जाता जरूरी है, है तो लिखने वो के लिए। देख। आपका इसमें क्या कहना है? एनसीईआरटी कितना आपने देखा? सर मैथ्स फिजिक्स तो छुए भी नहीं, बस केमिस्ट्री में ही हल्का ये जरूरी था, इनऑर्गेनिक सपोर्ट में। बिल्कुल बिल्कुल करना था। अच्छा, एक छोटा सा चीज इस पर आते हैं कि मान लो एक बच्चा है, बोर्ड देना है, आईटी भूल जाता है, बोर्ड देना है, और उसका कहना है कि सर कैसे पास करेंगे, कैसे नंबर आएगा, हमने तो पढ़ा ही नहीं, और अब सर डर लग रहा है कहीं फेल ना हो जाए, और 75 नहीं आया तो सर आईटी नहीं दे पाएंगे। तो यहां से अगर दिसंबर तो चलो खत्म हो गया, और मान लो वो बिहार बोर्ड का स्टूडेंट, उसके पास सिर्फ 1 ही महीने का वक्त है। अब हर्षराज या दोनों हर्षराज आईटी बाद में जाएगा, पहले बोर्ड के लिए देखे, और बिहार बोर्ड का स्टूडेंट है, 1 महीना है उसके पास, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश और हिंदी तो है ही साथ में, कैसे पढ़ेगा? मन स्थिर करके सोच के बताएं। बढ़िया क्वेश्चन पूछा है आप लोगों के लिए, ध्यान से सुनिएगा। इस मोमेंट पे मेरे हिसाब से उसको अगर थ्योरी नहीं कवर है तो वन शॉट या फिर कुछ माइंड मैप वगैरह आता है, वहां से जल्दी जल्दी कैसे भी थ्योरी खत्म करना होगा, और पीवाईक्यूज पे ज़्यादा फोकस करना होगा उस टाइम पे, तो क्योंकि टाइम बहुत कम है, और ऐसा जो पीवाईक्यूज बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है उसको तो बहुत अच्छे से देखना होगा। और इंग्लिश हिंदी मतलब अगर वो थ्योरी नहीं पढ़ा है तो उसके लिए इंग्लिश हिंदी स्कोरिंग हो सकता है, तो उसको अच्छा कर सकता है वो। आपका इसमें क्या कहना है? फर्स्ट टेंशन में आ गया, मैं क्या जवाब दूं, इतना तो सोचे ही नहीं कभी सर। ये सर उस कंडीशन में गए नहीं है ना, इसे यही वाला आंसर। कई बार क्या होता है कि यू आर गुड ना, आप वो मेंटालिटी से क्रॉस नहीं कर सकते हो, किस लेवल पे वो होता है कि बच्चों को अभी डर लगता है यार कहीं फेल ना हो जाए, तो ऐसे बच्चों के लिए कुछ अगर गाइडेंस देनी हो तो कैसे देंगे, तो आई थिंक वही तरीका है ना। पीवाईक्यूज पे फोकस करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। अच्छा, आसपास एक छोटा सा चीज है, पहले आईटी बीएचयू से पूछता हूं मैं, अक्सर ना हम जब पढ़ रहे होते हैं तो आसपास कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी आते हैं दोस्त के रूप में जो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं फालतू चीजों में, उसको आपने कैसे कंट्रोल करके ना किया? आया तो होगा ही, तो कैसे उसको कंट्रोल किया? अगर किसी को ऐसा हो रहा है तो वो अगर उसको कंट्रोल करना चाहता है तो कैसे कंट्रोल करेगा? सर उनसे थोड़ा डिस्टेंस रखना पड़ेगा, मतलब वो जो भी बोले वो हाँ करके पूरा दोस्ती नहीं बढ़ा लेना है कि मतलब कुछ लोगों को दोस्ती वाला फ्लेवर आ जाता है कि हाँ, वो उनसे थोड़ा बच के ही रहना है, नहीं तो फिर दोस्ती बढ़ गया तो फिर हम भी उसी तरफ जाने लगेंगे। तो ना कैसे बोला जाए? ये तो प्रॉब्लम है कि हमसे ना नहीं बोला जा रहा है। आपके पास इसका जवाब है ना कैसे बोला जाए? क्योंकि एक बार हाँ बोल दिए तब तो उसके लपेटे में आ गए, तो आपने ना कैसे बोला? डायरेक्टली बोलना पड़ता है, मतलब कुछ थोड़ा मोड़ा एक्सक्यूज करके फिर बोलना ही पड़ेगा। इग्नोर, अगर पता है कि वो मतलब टाइम वेस्ट करवा देगा आगे चल के तो ना बोलना पड़ेगा डायरेक्ट। कुछ मतलब कुछ तो एक्सक्यूज देना पड़ेगा जिससे ना बोल दे। ओके, चलो, मतलब एक मैंने इसलिए पूछा ना क्योंकि कई बार ये एक्सपीरियंस आता है कि आप फंस जाते हो कि यार इसको ना कैसे बोला, मतलब और पता है ये खत्म आदमी है, नीच आदमी है, ये मेरा टाइम बर्बाद कर खुद भी नहीं पढ़ता है। ऐसे मिला है कोई एक्सपीरियंस? नहीं। बच गए भाई इधर। या कई बार ये भी होता है, इसमें भी एक चीज मैं बोलूंगा, जैसे इन दोनों के बारे में वो दिख जाता है कि पढ़ने वाला बच्चा है, तो जो नहीं पढ़ने वाला है ना वो खुद भी नहीं जाएगा आपके आसपास कि मैं इससे बात ही करना बेकार है, इससे कुछ नहीं मिलने वाला है, शायद कुछ आउटपुट तो होने वाला नहीं है यार, इसको साइड ही कर देते हैं। और या फिर मतलब इतना अच्छा कैसे बच गया हर्ष, कुछ फालतूगिरी नहीं? तो सर याद आया, मिला था मेरे को, बहुत मिला था वो। हाँ, फिजिक्स के शुरुआत में कोचिंग में थे तो वो वहाँ सारा वैसा ही था, और मेरे को टीचर का भी बहुत अच्छा नहीं लगता था, कोचिंग छोड़ दिए। तो ये चीज था, मतलब फालतू सा मिला था। हाँ यार सही बात, सारे वैसे ही थे। आप देख लीजिए भाई कैसे कैसे बचा जाता है चीजों को देखते हुए। अच्छा, एक आजकल एक बहुत ही सिंपल सोसाइटी को ध्यान रखते हुए, इतने मैच्योर तो हर्ष हो गए आप लोग कि मैं जो पूछने जा रहा हूँ आप इसको समझोगे। आज सोसाइटी में आपकी उम्र के लड़के ड्रग्स की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, ड्रग्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, वायलेंस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और मेरा एक पर्सन रहता है कि मैं हमेशा क्लास में प्लस हर जगह बोलता हूँ कि #रेस्पेक्ट वुमेन, मतलब वो कोई भी इंसान जो वुमेन्स की रिस्पेक्ट नहीं करता है, जो उनको
क्या कहते हैं, प्रेज नहीं करता है, आई थिंक मेरे नजरिए में वो थोड़ा सा फालतू आदमी है, उसे मतलब क्या कहेंगे, मूर्ख कहेंगे, क्योंकि आपको ये करना चाहिए और वो उनका हक है, आप उनको कोई मतलब हेल्प नहीं कर रहे खैरात में देकर। तो ड्रग्स, वायलेंस और वुमेन रेस्पेक्ट, जो वुमेन के अगेंस्ट भी जो चल रहा है, इस पर आपकी सोच क्या है? सबसे पहले आपकी उम्र में जो बच्चों को ड्रग्स की लत लग जाती है तो इसके लिए क्या कहना है? मेरे हिसाब से उनको ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो फ्री रहते हैं ज़्यादातर टाइम, उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता है तो इधर उधर घूमते रहते हैं। लाइक अगर वो कुछ गोल बना ले, अगर पढ़ाई नहीं तो कुछ दूसरा ही एक्टिविटी, तो उसमें अगर वो इन्वॉल्व रहेंगे तो वो इन सब चीज़ के बारे में उतना सोचेंगे नहीं, तो करेंगे भी नहीं मेरे हिसाब से। क्या बात है यार, बहुत अच्छा बात बोला। हर्ष, इसमें आपका क्या कहना है? यस सर, वही एक प्रायोरिटी सेट करें ताकि पता चले कि इससे ऊपर भी कुछ करना है, ताकि एक गोल हो दिमाग में कि हाँ वो करना है तो इसको नहीं, इस पे जाएंगे नहीं। हाँ। और खाली खाली दिमाग है तो ऑब्वियसली उसी पर जाता है। हाँ। वायलेंस पर आपका क्या कहना है? आपकी उम्र के लड़के वायलेंस में भी बहुत जाते हैं, फालतू फालतू गिरी लड़ाई हो रहा है और उसमें फिर वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं, फिर करियर खत्म। इसके लिए आपका क्या कहना है? कैसे कंट्रोल किया जाए और आप इससे कितना सहमत हैं कि फालतू बातों पर लड़ जाना? किसी से कभी लड़ाई हुई है? नहीं। आपकी कभी लड़ाई हुई है? चलिए, अच्छे बच्चे हैं लोग। तो आपका वायलेंस पर क्या कहना है? सर करना तो नहीं चाहिए और मेरे को वैसे हुआ भी नहीं। आपका इसमें कुछ वायलेंस, क्योंकि आपकी उम्र में ये बड़ा चलता है, लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए। ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है तो ज्यादा कुछ पता नहीं है, मतलब कितने अच्छे बच्चे हैं, देख रहे हो यार, मतलब तुम लोग को लग रहा होगा कि ये किस दुनिया से आया ये बच्चा। वेरी गुड यार। वुमेन रेस्पेक्ट, मेरा हमेशा से हैशटैग रेस्पेक्ट वुमेन, तो इसमें आपकी क्या राय है इस चीज को लेकर? जो आप आसपास भी देखते हो, कई बार कुछ गलत कमेंट कर देते हैं या कुछ लोग रूड बात कर लेते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि सारे अच्छे ही होते हैं, सारे बुरे ही होते हैं, ये मिक्स फीलिंग के साथ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी इसमें क्या है? हाँ, वुमेन रिस्पेक्ट तो करना ही चाहिए, मतलब जेंडर इक्वलिटी का भी चल रहा है तो वो तो सही है। और आपके आसपास कभी आपने कैसा देखा कुछ डिस्क्रिमिनेशन इस टाइप का? कुछ नहीं, आपके आसपास ऐसा कुछ भी नहीं है? माहौल हेल्दी है आपका? हाँ। आपका इसमें कोई एक्सपीरियंस? नहीं, हेल्दी है। हेल्दी है। हाँ, बस समझना चाहिए उसको कि मतलब क्यों झूठ मूठ का ये रिस्पेक्ट नहीं करे। अभी ये जैसे बंगाल में हुआ, ये जो इंसिडेंस हुआ था, पर अवेयर होंगे ना जो बंगाल में हुआ था, तो इस तरह की घटनाओं पर आपका माइंड क्या कहता है? मैं बस मैच्योरिटी लेवल जानना चाहता हूँ हर्ष का, दोनों हर्ष का। आपका इस पर क्या, आपके हिसाब से बुरा तो हुआ, सबको पता है, आपकी पर्सनल थॉट क्या है इस पर? फिर से वही, मतलब वो खाली बैठा रहता होगा तो तभी उसके दिमाग में ये सब आता होगा, कुछ पढ़ाई नहीं पर कुछ तो उसका ऐसा इंटरेस्ट होगा पढ़ाई के अलावा भी, तो उधर अगर वो अपना टाइम स्पेंड करे मतलब तो उसके लिए सही रहेगा। मतलब आपका इसमें क्या कहना है? हाँ, उसको जो भी अच्छा लगता है वही करे कम से कम, ताकि सिर्फ इधर एक ही करियर नहीं होता है, वो जो उसमें टैलेंट है वही करियर बनाए, इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। सही बात है। कुछ और बोलना है इस पर या फिर मैं क्वेश्चन बदलूं अब? दैट इज एनफ। चलिए, अब बहुत सारी बातें हो गई, आई डोंट नो और भी क्या क्वेश्चन पूछना था। अगर आप लोगों को लगे कि ऐसा कुछ और क्वेश्चन पूछना तो मुझे कमेंट कीजिएगा, अगली बार जब नेक्स्ट सेमेस्टर में ये आएंगे तो निश्चित तौर पर मैं क्वेश्चंस बदल दूंगा। पर फिलहाल के लिए अब अगर पहले मैं इधर से पूछता हूँ IIT-BHU से कि अब आपको अगर सजेशन देना हो अपने जूनियर्स को, कुछ भी आप जो सोचते हैं, अगर कि भाषण देते हैं तो अंदर का जो भाषण है अगर मोटिवेशन का हो, पढ़ने वाले 11th 12th या आपके क्लासमेट जो आपके साथ पास आउट भी कर रहे हैं तैयारी, इन सब एक समराइज वे में आप बोलना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे? पहले तो वो जिस भी टीचर से पढ़ता है उनकी बात को फॉलो करे, क्योंकि उनको तो एक्सपीरियंस ज्यादा ही है उस बच्चे से, तो वो जो भी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं और वो उसका फायदा देख के ही बोलेंगे। तो बस उनको फॉलो करे कि मतलब भरोसा रखना चाहिए कि हाँ वो पहुंचा देंगे जहाँ उसको जाना है। जैसे मैं क्लास में हमेशा बोलता हूँ कि ये करोगे तो JEE एडवांस होगा, इससे करियर बनेगा, इससे तुम्हारी जिंदगी बेहतर होगी, ऐसे करके तो अपने को वेस्ट कर रहे हो। तो आप इस बात से कितना सहमत करते हैं? हाँ, सही बोलते हैं। ये रियलाइज होता है अब IT में जाकर भी, या फिर अब बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो IT नहीं जा पाए, आपके मित्र, तो आपको कंपैरिजन होगा कि
कुछ तो आपके मित्र होंगे जो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो दे आर गुड, चलो कर रहे हैं, पर कुछ होंगे ऐसे भी तो होंगे ना आसपास जो जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, टाइम ऑफ कर दिया, उन्होंने अपना बर्बाद कर दिया, तो उनके हिसाब से दे हैव लॉस्ट समथिंग। तो ओवरऑल ऐसे कैरेक्टर्स हमारे आसपास हर जगह होते हैं, तो इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बर्बाद कर रहे हैं वो? सब वो तो अपना पूरा टाइम बर्बाद कर रहे हैं, फिर बाद में कभी ना कभी तो रियलाइज होगा ही क्या किया है। आपका मैसेज बच्चों के लिए? मेरे हिसाब से अभी के लिए ज़्यादातर पढ़ाई पे ही फोकस करना चाहिए, बाकी सारे एक्टिविटीज़ को साइड कर सकते हैं, क्योंकि अभी एक्टिविटीज़ करने के लिए जो फैसिलिटी मिल रहा है उससे बहुत ज़्यादा अच्छा IIT में मिल जाएगा अगर चलेगा तो। और जो आप स्टार्टिंग में पूछे थे वो रिस्पेक्ट तो मिलेगा ही, तो फ़ायदा तो हो ही जाएगा। तो अभी बस 2 साल के लिए या 3 साल के लिए भी तो पढ़ना चाहिए अच्छे से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का IT जर्नी बहुत अच्छा रहे, शानदार रहे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा पॉडकास्ट। समय की थोड़ी सी सीमा है, क्वेश्चंस तो खत्म होने वाले नहीं है, मतलब मौका लगे तो फिर 50 सवाल और बन जाएगा। अगली बार कुछ नए क्वेश्चन के साथ आएंगे, तब तक के लिए आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद IIT BHU एंड IIT जोधपुर। और क्योंकि दे हैव डन एक्सीलेंट, सो यार थैंक यू सो मच मेरे नाम को ऊंचा करने के लिए। गॉड ब्लेस यू यार, थैंक यू सो मच मेरे नाम को बढ़ाने के लिए। थैंक यू सर। मिलते हैं अगले दिन किसी और चैंपियन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।